आज श्रद्धेय अटल जी की 100वीं जयंती है। मैं उनके घर से ही आता हूँ। मनाली में उनका घर है और मैं हिमाचल से आ रहा हूँ, तो इस नाते कहने में एक गर्व का अनुभव होता है कि अटल जी के घर से आता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में अभी आप लोगों ने सुना भी है, बड़ी सहजता के साथ अपनी हर बात कह भी गए और सब बात छोड़ भी गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी सही है कि लखनऊ में इनका अध्ययन हुआ तो हम लोगों का आपस में मिलना भी हुआ था। तो उस समय कोश्यारी जी भी वहां रहा करते थे। और कोश्यारी जी की एक आदत थी कि चाहे सवेरे चाहे शाम चाय उनको जरूर मेरे यहाँ पीना था। तो ये सब लोग आकर के मुझे वह अवसर देते थे कि खूब हम लोग हंसते थे। आज उस बात को इन्होंने स्मरण किया। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि देवभूमि के परंपरा का एक वाहक के रूप में उन्होंने उसको किया है। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, जिनको आप सभी लोगों ने सुना है, व्याख्यानमाला में जो शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं निशंक जी उसको लिपिबद्ध करा रहे होंगे, डिजिटल में या वैसे। अद्भुत रहा है। और मैं ये कह सकता हूं कि ऊपर से भले ही कुछ हम बोल जाएं, लेकिन आज के संदर्भ में आदरणीय रजत जी ने जो बात कह दिया है, उसके बाद अटल जी के विषय में क्या बोला जाए यही नहीं समझ में आता है। तो मुझे तो वह समय भी याद आता है जब हम लोग छात्र नेता थे। मैं तो गोरखपुर का रहने वाला हूं। तो छात्र नेता थे, चुनाव लड़ते लड़ाते थे। हम लोग वहां चुनाव लड़ाते थे और ये लोग दिल्ली में जीतने का काम करते थे। लेकिन भले ही हम लोग हारते थे, फिर भी लड़ते थे और उदाहरण दिया करते थे। हम तो हार जाते थे, लेकिन उदाहरण दिया करते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारा छात्र संघ है, अरुण जेटली जी हैं, रजत जी हैं। हम लोग ये उदाहरण दिया करते थे। तब दिल्ली
पर इन लोगों ने अपने कर्मनिष्ठा के आधार पर पूरी तौर पर कब्जा किया। तब कब्जा किया, वो आज तक चलता चला आ रहा है। कार्यक्रम के जो आज अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझसे फोन करके कहा कि आपको आना है। मैंने कहा क्या कार्यक्रम है, बताया। तब ये नहीं बताया था कि रजत जी भी आ रहे हैं, नहीं तो मैं कहता कि जब रजत जी आ ही रहे हैं तो क्या जरूरत है आने की। लेकिन इन्होंने कहा, चूंकि उत्तर प्रदेश जब पूरा था सम्मिलित, तब भी ये मेरे साथ मंत्री के रूप में थे। और बाद में, अब वहां हमको ये दादा ही कहा करते थे। अब बाद में देखिए कि क्या होता है कि वहां मुझे दादा कहा करते थे, और जब उत्तर प्रदेश और तब उत्तरांचल हुआ था, फिर बाद में उत्तराखंड बना। जब यहां आए तो यहां पार्टी ने निर्णय लिया, जनता ने सौभाग्य दिया, ये मुख्यमंत्री हो गए। लेखनी इनकी तब भी चलती थी, वहां भी हम लोगों को अपनी कविता के और सब पुस्तकें दिया करते थे। तो इनके उस आमंत्रण को सहज रूप में मैंने स्वीकारा। आज सवेरे शिमला के रिज मैदान पर, पहले राजभवन में अपने स्टाफ के साथ, और फिर रिज मैदान पर जाकर करके अटल जी की मूर्ति लगी हुई है, वहां पर माल्यार्पण किया, और फिर यहां आ गया। और यहां तो हम लोगों को सचमुच बहुत ही अच्छा लगा कि आज उनके जन्मदिन पर इससे अधिक खुशी क्या मिल सकती है कि इस लेखक गांव में श्रद्धेय अटल जी की मूर्ति की स्थापना हो गई है। यहाँ उपस्थित फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोषाधिकारी श्री मेजर जनरल असीम कोहली जी, सरिता मोहन जी, श्रीमान योगेंद्र शर्मा जी, और आज जिसने अपने वाणी से प्रारंभिकी लिखी, मैं समझ रहा हूं कि बड़े सोच समझ करके नाम शायद रमेश पोखरियाल जी ने रखा था, विदुषी। सचमुच उसने अपना जो प्रारंभिक वक्तव्य दिया, शायद वैसा वक्तव्य रमेश पोखरियाल जी भी कभी देने का सोचे नहीं होंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, सम्मानित पत्रकार मित्रों, हम लोगों को तो सचमुच में पढ़ना पड़ता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी यहाँ आए थे।
जब मैं राज्यपाल होकर के उनसे मिलने के लिए गया, क्योंकि हम लोग साथ साथ रहे उत्तर प्रदेश में पदाधिकारी के रूप में भी, तो उन्होंने मुझसे एक बात बहुत साफ कहा, शिव प्रताप जी एक बात कहना चाहता हूं। उनका कहिए। तो उसमें पूर्व राष्ट्रपति वो हो चुके थे। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं ये जानता हूं कि हम लोगों ने किस प्रकार से काम किया है, लेकिन जिस पद को मैं रह चुका हूं और आज आप जिस पद पर होने जा रहे हो, अपने को बड़ा बचाना पड़ता है। तो जो भाषण आप लिखते हो वही भाषण देना, कुछ और मत करना। और इस सच है, कभी कभी फंसने की भी बात आती है, लेकिन मैंने उसको हमेशा ध्यान दिया। और आज के इस शुभ अवसर पर इतना कुछ कह गए हैं रजत जी कि उसमें मैं ये कह सकता हूं कि मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी इस पंक्तियों के साथ, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, निश्चित ही सामाजिक कार्य करने वाले सभी लोगों को, विचारधारा चाहे कोई भी हो, लेकिन यह जो दो पंक्तियां हैं श्रद्धेय अटल जी की, उनको ही ध्यान में रख करके समाज के बीच कार्य करना चाहिए, क्योंकि समाज भी देता है तो आप भी समाज को कुछ देना सीखो। एक सामाजिक कार्यकर्ता समाज के आधार पर ही खड़ा होता है। और यहां मैं हूं, हम लोगों के समय में ही यह राज्य अलग हुआ। अटल जी ने छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, इन तीनों राज्यों की परिकल्पना के आधार पर घोषित किया, राज्य बना। मैं उत्तराखंड के लोगों की वह पीड़ा भी जानता हूं जो मुजफ्फरनगर तिराहे पर हुई थी। वह अजीब पीड़ा थी, लेकिन उस पीड़ा को भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लोगों ने नकार दिया था। लेकिन लोगों का संघर्ष ऐसा था कि अब आज उत्तराखंड बना। आज एक बात बताऊं, कभी कभी रजत जी मैं सोचता हूं कि राज्य बनने के बाद लोग हिमाचल बना, परवाणु तक हिमाचल है, और ठीक अगर हम चलेंगे तो मुश्किल से 10 कदम आगे चलेंगे तो हरियाणा शुरू हो जाएगा। एक सड़क का अंतर है। अगर हिमाचल में उस समय लोगों ने मांग लिया होता तो मुझे लगता है कि कालका इत्यादि सब हिमाचल का अंग होता, बड़े आसानी से होता, और तब शायद उद्योग स्थापित वहां हो पाता। पोखरियाल जी हैं, धामी जी तो सब उस समय की स्थिति में नहीं थे, लेकिन मैं ये कहूं कि यही गलती उत्तराखंड के आंदोलनकारी भी कर रहे थे। तब उस समय वो लोग हरिद्वार को लेने को तैयार नहीं थे। उस समय वो लोग जहां आज आपका उद्योग स्थापित है उसको भी लेने को तैयार नहीं थे। जी, उधम सिंह नगर। इस नाते तैयार न थे कि
आबादी बढ़ जाएगी तो कहीं पहाड़ पर कोई फिर न इनकी संख्या अधिक बढ़ जाए। लेकिन आज जीडीपी कौन बढ़ा रहा है? हरिद्वार और उधम सिंह नगर ही तो बढ़ा रहा है उत्तराखंड का। तो कभी कभी बातें ऐसी होती है जो बाद में फायदेमंद हो जाती हैं, और बातें ऐसी होती है कि हिमाचल के लिए काल का इतिहास न लेना, ये गलती भी हो जाती है। लेकिन आज अटल जी को हम इसके लिए आदर देते हैं कि उन्होंने लोगों की भावनाओं को समझ करके उस समय इन 3 राज्यों का गठन किया, और वह राज्य आज बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। यह निर्णय उन्होंने अपने समय में लिया तो बहुत ही अच्छा निर्णय उनका था। कभी कभी आज एक बात हो जाती है तो वह हमेशा चलती रहती है। जैसे अटल जी भारतीय विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में जब हिंदी में भाषण दिया तो भले उस समय के लोगों को कुछ लगा हो, लेकिन चर्चा तो यही होती है कि किसी ने शुरुआत किया हिंदी में भाषण देने का संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो अटल जी ने किया। आज वहां भी हिंदी में भाषण होता है, उसके पहले नहीं किसी ने किया था। हम लोग तो उनके नेतृत्व में एक कार्यकर्ता के नाते काम किए हैं। मुझे याद है कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर एक बार वो उतरे, जाड़े के महीने में वो मलमल का कुर्ता भी पहना करते थे, मलमल का कुर्ता पहने हुए थे और चद्दर ओढ़े हुए थे। अब अटल जी आ रहे हैं, कार्यकर्ता उत्साह न दिखाएं, ये कैसे हो सकता है? सब लोग माला डाल रहे थे, चद्दर उनका हट गया और बाद में उन्होंने कहा कि भाई, थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा मुझे लगता है कि मुझे बुखार हो गया है। कि कैसे हो गया? उन्होंने कहा क्या करिए, आपका प्रेम इतना अधिक था कि उसका ताप मुझे बुखार दे गया है। वास्तव में ठंडी थी और लोग जो भी माला ले गए थे वो भीगा हुआ लेकर के गए थे। चद्दर हट गया, उसमें हम डालेंगे, और उसका परिणाम क्या हुआ कि वो उस कुर्ते के द्वारा ठंड लग गई उनको। उन्होंने कहा कि आपका ताप जो है मुझे इतना लग गया कि बुखार हो गया है। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व श्रद्धेय अटल जी थे। निश्चित ही जितनी नजदीकी के साथ अपने एक एक बातों को आदरणीय रजत जी ने कहा, आज मैं उसको आगे न बढ़ाते हुए मैं ये जरूर कहूंगा कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक साहित्य और कला के क्षेत्र में एक अविस्मरणीय योगदान दिया है इस लेखक गांव की स्थापना करके। यह लेखक ग्राम, मैं ये कहूं कि एक स्थान नहीं है, बल्कि उम्र किसी की होती है तो लेखक और कवि की ही होती है।
उम्र इस नाते कह रहे हैं कि कहीं भी वो रहेंगे, पुस्तकें अगर धूल फांकती रही तो भी कभी कोई उठाएगा तो उसके धूल झाड़ करके देखेगा, तो जब कविता देखेगा कि किसकी है तो उसकी उम्र अपने आप बढ़ जाती है। अविस्मरणीय जीवनी अगर किसी की होती है तो लेखक, साहित्यकार, पत्रकार की ही होती है। और इस काम को कर करके निशंक जी ने, मैं समझता हूं कि सही अर्थों में अटल जी के सपनों को यहां एक बार श्रद्धांजलि तो दी ही है उनको कर करके, लेकिन जो ये व्याख्यानमाला शुरू किया है, आज आप सब लोग देख रहे होंगे कि अटल जी के विषय में कितनी बातें आपको मालूम हुई। और यही व्याख्यानमाला जब प्रत्येक वर्ष के 25 दिसंबर को होगी, मैं जरूर रमेश जी से इस बात को आग्रह करूंगा कि उस व्याख्यानमाला में श्रद्धेय अटल जी का तो व्याख्यानमाला करिए, लेकिन आज ही पंडित मदन मोहन मालवीय की भी जयंती है। हम लोगों को उस दिव्य पुरुष की भी जयंती को उसी तरह से मनाना चाहिए। और उन्होंने जो कृत्य किया, पेशे से एडवोकेट थे, लेकिन मुझे लगता है कि वह अत्यंत आध्यात्मिक पुरुष थे। इस नाते उनको भी इसमें जोड़ना चाहिए। और वह और अधिक गंभीर होगा। मैं समझता हूं कि इस गांव को रमेश जी ने अब उत्तराखंड का गांव नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय गांव बना दिया है। और ये तो और अच्छी बात है कि आज का शुरुआत जो हुआ रजत जी से हुआ है। तो रजत जी से शुरुआत हुई है, तो जो बात आज जाएगी ना, वह अपने आप इस गांव को अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना देगी। और मेरा फिर एक बार यह कहना है कि आज जो उद्बोधन रजत शर्मा जी ने दिया है, उसको डिजिटल फॉर्म में लाइए। और उसको भी लोग ले करके जब देखेंगे तो बहुत कुछ लोगों को उसमें मिलेगा। यह नहीं कि अटल जी के विषय में आपने जो बताया है, एक से एक बात आई है। हम लोग भी बहुत रहे हैं, उनके साथ किए हैं, कार्यकर्ता के नाते ही रहे हैं। हम तो जब लखनऊ में वो आया करते थे, क्योंकि उनका क्षेत्र था, वहीं से वो सांसद थे, सरकार हमारी थी। मुझे एक बार ध्यान है कि श्रद्धेय अटल जी आए थे, लखनऊ एयरपोर्ट पर रस्सियां लग गई थी। और पता नहीं रमेश जी उस समय थे कि नहीं आप, क्योंकि रस्सी के बाद ही लोग प्रधानमंत्री जी ऐसे चलते चले जा रहे हैं। और लोगों से मिलते जा रहे हैं। मैं थोड़ा दूर खड़ा था, मुझे डर लगता था कि थोड़ा और न, पता नहीं उनकी एसपीजी कब कोहनी मार दे। तो मैं उससे बहुत डरता था कि भाई और उनका अभ्यास होता है किसी को कुछ भी मार दें, तो इससे अच्छा है कि नहीं बाद में मिलेंगे। देख गए कहीं से, बुलाओ, उनको बुलाओ।
मैं आया, आप उतनी दूर क्यों खड़े हैं, मुझसे नहीं मिलना चाहते हैं? मैं एकदम से उस समय शर्म से झुक गया कि मैं तो किस नाते खड़ा था। जो बात अभी रजत जी ने बताया ना कि उस एक बात में वह कितना किसको आगे बढ़ा दे और कितना किसको ये कहे कि वो आदमी पानी पानी हो जाए, तो ये उनका गुण था। तो मैं आज सबसे अधिक प्रसन्नता यही है कि उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ, भारत के राष्ट्रीय ध्वज यहां लहरा रहा है, उसको हम लोगों ने फहराने का काम किया। और नालंदा पुस्तकालय एवं शोध केंद्र, सही है, विदुषी जब कह रहे थे कि नालंदा कभी भारत की पहचान थी, हुएनसांग फाह्यान भी अगर इस देश में आए थे तो कितनी कठिनाइयों से आए थे, तो इस नाते नहीं आए थे कि हम जा रहे हैं कुछ देखने, वो इस नाते आए थे कि हम जा रहे हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय के ज्ञान को देखें, पुस्तकों को देखें। आज यह स्थापना हुई है, अभी कुछ ही दिनों के पहले लोग भले वैचारिक दृष्टि से कुछ भी कह जाए, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को जो अब स्थान दिया है, जो नाम दिया है, वह उस समय के नालंदा को पूरी तौर पर धीरे धीरे परिभाषित करने का काम करेगा। और इसका भी नाम, पुस्तकालय तो है लेकिन इसका नाम नालंदा पुस्तकालय रख करके जो दिया है, जो भी लोग आएंगे नालंदा की पहचान इससे होती रहेगी। तब के कितने पुस्तकें जली, महीनों जली, लेकिन सभी पुस्तक जलने के बाद भी नालंदा का नाम कोई भूल नहीं पाया, उस पुस्तकालय का नाम कोई भूल नहीं पाया। तो पुस्तकें निश्चित रूप से भले दिखती हैं, लेकिन अंदर के उसमें जो आवरण से तो ढकी रहती हैं, लेकिन अंदर जो उसका साहित्य रहता है वो हमेशा लोगों को बताता रहता है, पढ़ाता रहता है, ज्ञान देता रहता है। तो इस नाते भी उधर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और रमेश जी ने यहां किया है, तो मैं इनको साधुवाद देना चाहूंगा। और यह कार्यक्रम होता रहे, यह कार्यक्रम लोगों को आकर्षित करता रहे। योगेंद्र जी जब बोल रहे थे तो ये कह रहे थे कि लोग हमारे आगे चल करके सोचेंगे कि यहां है तो हम भी बनाएं, प्रेरणा लेकर के हमसे ही बनाएंगे। ये सही है कि प्रेरणा तो कहीं न कहीं से मिलती है, लेकिन आपकी अगर यह प्रेरणा लोगों को इस प्रकार का कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी तो मुझे लगता है समाज का हित करने का काम करेगी। इस नाते भी इसके लिए साधुवाद मैं देना चाहता हूं। मुझे इन्होंने बुलाया, मैं इनके बुलाने के आधार पर आ गया कि रमेश जी ने बुलाया, मुझे चलना चाहिए। लेकिन यहां आने के बाद मैं इनका अत्यंत आभारी हूं कि यहां बहुत ही मुझे ज्ञानवर्धन करने का अवसर मिला है। जहां भी जाए ज्ञान मिलता है तो उसको लेने का प्रयत्न करना चाहिए। और सर्वाधिक अनुभव का ज्ञान आज श्रीमान रजत शर्मा जी ने हम सभी लोगों को दिया है।
मैं समझता हूं कि हम देखते रहे हैं आपकी अदालत में क्या हुए हैं, लेकिन आज इस व्याख्यान माला के प्रथम सोपान पर आपको जो सुनने को मिला, रमेश जी को, रजत जी को, दोनों रकार हैं, इन दोनों को मैं साधुवाद दूंगा और मैंने अपनी बात को यहीं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक बार पुनः श्रद्धांजलि देते हुए पूरा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए सर।